आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने क्राइम तक पे आपको बताते हैं कि डेली किस टॉपिक पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे ही बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं जो अलग अलग क्राइम की खबरों से होते हैं, वो भी आप पूछते हैं और मैं उसका कोशिश करता हूँ जवाब देने की। तो आज आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जो लेफ्ट पार्टी है, बंद का ऐलान किया था और उसके साथ कई पार्टियां भी जुड़ी। बिहार में जगह जगह पे बंद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और उसकी वजह सिर्फ एक थी, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा रेप कांड, एक सेक्स स्कैंडल जिसको हम कह सकते हैं, जो अभी पिछले हफ्ते ही सुर्खियों में आया। बिहार से में की जो राजधानी है पटना, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मुजफ्फरपुर एक इलाका है जहाँ पे एक शेल्टर होम कहें, बालिका गृह कहें, जहाँ पे उन लड़कियों को रखा जाता था जो कि लावारिस हैं या जो बेघर हैं, बेसहारा हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी थीं जो रेड लाइट एरिया में जिनके माँ काम करती हैं और उन्होंने उनको बेहतर भविष्य के लिए वहाँ से अलग करा, दूर किया और उनको ले गए। तो वो तमाम लड़कियाँ थीं वहाँ पर, 7 साल से लेकर 14-16 साल तक की लड़कियाँ थीं वो। और फिर खबर आती है कि उनके साथ किस तरीके से बलात्कार हुआ। तो इसके बारे में पूरी जो कहानी है, ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें जो मेन सवाल है, असल में वो सवाल कचोटता है, वो ये है कि इस पूरे मामले का असली गुनहगार है कौन और वो कौन लोग हैं जो इन्हें बचा रहे हैं। क्योंकि एक कल्प्रिट तो जेल में है, उसके साथ ही कुछ छोटे मोटे वो भी जेल में हैं, लेकिन जो असली सारे इसके कल्प्रिट हैं वो लोग कहाँ हैं और किस तरीके से बिहार सरकार इस केस को हैंडल कर रही है और क्या कार्रवाई कर रही है। तो सबसे पहले कि बिहार के आप इस रेप कांड की कहानी, बहुत सारे ऐसे बालिका गृह होते हैं, आपने देखा होगा हर शहर हर स्टेट में है, जो सरकार के अनुदान पर, सरकार के पैसे पे चलते हैं और जहाँ पे न सिर्फ बालिका गृह बल्कि बहुत सारे ऐसे यतीम खाना होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं। तो सरकार पैसे देती है और किसी न किसी एनजीओ को वो टेंडर निकालते हैं और उस हिसाब से उसके रखरखाव के लिए, वहाँ की तमाम चीज़ों के लिए वो पैसे देते हैं सालाना और महीने में, और फिर वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परिवार है, ठाकुर परिवार। 1970 की मैं बात करूँगा, वहाँ से शुरू करता हूँ। 1970 में राधा मोहन ठाकुर, एक मुजफ्फरपुर की बड़ी हस्ती, जिनका राजनीति में भी जिनकी काफ़ी दखल थी और दिलचस्पी थी, वो वहाँ से एक अखबार निकालते हैं जिसका नाम था प्रातः कमल। वो अखबार क्या था, बस अखबार के नाम पे आप समझ लीजिए कि अखबार था। वो उस ज़माने में, सन 70 की बात है, वो शायद तब 400-500 कॉपियाँ उसकी छपा करती थी। लेकिन आपको पता है कि अखबार को सरकार की तरफ से ऐड मिलता है, विज्ञापन मिलते हैं बहुत, तो वो विज्ञापन जो है काफ़ी बड़ी रकम, मोटी रकम हुआ करती थी। लेकिन अखबार चलाने का उनका मकसद ये नहीं था कि इस अखबार से कुछ खबरें देनी है लोगों की भलाई के लिए, ये सब कोई मतलब नहीं था। ये शुरू से वहाँ मुजफ्फरपुर में अगर आप ठाकुर परिवार के बारे में पूछेंगे, खासतौर पर राधा मोहन ठाकुर परिवार के बारे में, तो आपको सब बता देंगे। उनका सिंपल सा ये था कि इससे पैसे कमाने हैं और इसके ज़रिए सरकार तक पहुँच बनानी है, लोगों को ब्लैकमेल करना है, और उसके लिए जाहिर सी बात है राजनीति में दखल होनी चाहिए। तो हर पार्टी के नेताओं के साथ राधा मोहन ठाकुर की बहुत गहरी दोस्ती थी। अखबार चल रहा था, नेताओं से भी पैसे आते थे, ब्लैकमेलिंग भी होती थी खबरों के ज़रिए, अनुदान जो मिल रहा था वो ऐड के तौर पे वो भी मिल ही रहा था। तो इन्हीं राधा मोहन ठाकुर के एक बेटा है जिनका नाम है ब्रजेश ठाकुर। उन्होंने अपने पिता को देखा तो बचपन से उसी अखबार के साथ उनका भी रिश्ता रहा। धीरे धीरे जब ब्रजेश ठाकुर बड़े हुए तो वो भी इस अखबार में अपने पिता के साथ काम करने लगे। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब अब बाप की जगह पे ब्रजेश ठाकुर जो है वो अखबार का संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, सब कुछ बन गया। और इस अखबार का दफ्तर मुजफ्फरनगर के बीचों बीच एक शहर में था। और ये परिवार जो है काफ़ी पैसे भी इनके पास आ गए थे, हवेली है इनकी वहाँ आज भी। तो जो बाप की विरासत थी वो बेटे ने संभाली और ब्रजेश ठाकुर ने भी अखबार वैसे ही चलाया, लेकिन मकसद उसका तब भी वही था, नेताओं के बारे में खबरों को छापना या छुपाना, उसके लिए पैसे लेना, ब्लैकमेलिंग करना और सरकार से विज्ञापन लेना और ये दिखाना कि हमारा अखबार का सर्कुलेशन अच्छा है और इतनी कॉपियाँ छपती हैं। जबकि उल्टा हुआ, 70 में जो कॉपी 500-600 छपती थी वो 2015, 16, 17, 18 आ गया, 40, 50, 60 कॉपियाँ छपने लगी। वो भी ऐसा नहीं है प्रातः कमल था कि डेली छपेगा, लेकिन वो कभी छपता कभी नहीं छपता, ये हालत थी। लेकिन पैसे उनको पूरे मिल रहे थे विज्ञापन के। इसी अखबार के ज़रिए उन्होंने क्या किया कि जब राजनीति में अपनी दखल बनाई, ये ब्रजेश ठाकुर ने उस ज़माने में फिर पॉलिटिकल उसमें सर्किल में भी घूमा और
इसकी बड़ी दोस्ती हुई नेताओं से। फिर इसके मन में आया कि क्यों ना चुनाव लड़ें, तो ये चुनाव भी लड़ा। एक आनंद मोहन की पार्टी थी, उसके टिकट पे चुनाव लड़ा, हार गया। उसके बाद निर्दलीय के तौर पे लड़ा, हार गया। फिर इसने आरजेडी, जेडीयू, इन सब के नेताओं के बीच बैठना उठना शुरू किया, दोस्ती हो गई। हालांकि फिर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था जीतेंगे नहीं। सौरभ हेलो, बस मैं आपको कहानी सुना दूं, आप सबसे बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना सिक्का जमाना शुरू किया और इस अखबार के बलबूते पे इसने मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे टेंडर हाथे आने शुरू कर दिया, जिसमें एक बालिका गृह था, एक वृद्धा आश्रम के नाम पे, एक शौचालय के नाम पे। तो ये सारे पैसे लेने शुरू कर दिए इसने। और इसकी राजनीति में दखल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, हर पार्टी के नेताओं के साथ इसकी दोस्ती थी, जितने भी बड़े नेता उन सबके साथ इसकी तस्वीरें भी हैं, दोस्ती भी है। तो पैसे आने शुरू हुए। उसके बाद इसने ये बालिका गृह शुरू किया। इसी बीच नवंबर में पहली बार 2017 नवंबर में एक सरकारी अफसर उस बालिका गृह में निरीक्षण के लिए जाते हैं। तो वहाँ वो महिला थी, तो वो जब वहाँ जाती है तो कुछ लड़कियाँ रोने लगती हैं, वो कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन आसपास में ये चूँकि ब्रजेश ठाकुर और पूरी टीम हमेशा साथ में रहती थी जब कोई बाहर से आता था, तो वो कुछ बोल नहीं पाई लड़कियाँ। बाद में उस महिला को डाउट हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि शायद वो बच्चियाँ हैं जो डरी हुई हैं, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाई, उनके आसपास लोग थे, बट इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जांच हुई नहीं, बात आई गई हो गई। इसी बीच मार्च में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक टीम बिहार में हर जगह पे ऐसे तमाम केंद्रों पे बालिका गृह इनकी सर्वे कर रही थी। तो टिस की एक टीम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक टीम मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह पहुंचती है। बालिका गृह में इत्तेफाक से शायद तब ब्रजेश ठाकुर को यह अंदाज़ा भी नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो कुछ लोग थे नहीं और लड़कियों को मौका मिल गया। उन्होंने उस सर्वे वाली टीम से अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि हमारे साथ यहाँ यौन शोषण होता है, लोग बाहर से आते हैं, हमें यहाँ नंगा सोचने को मजबूर किया जाता है। इवन जो वहाँ की महिला कर्मचारी है, वो महिला कर्मचारी भी लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करती हैं। कुछ नेता भी आते हैं खद्देधारी जो है, और बाकायदा पिटाई होती है, हंटर से मारते हैं। और ख़ासतौर पर उन लड़कियों ने जब बयान दिया तो उसमें 3 नाम नहीं आते, और 3 का डिस्क्राइब करती हो लिया। एक कहती है कि एक हंटर वाले अंकल हैं, हंटर वाले अंकल, बाद में पता चला उन्हीं की शिनाख्त हुई है। लड़कियों ने चूँकि बयान दिया, तस्वीर देख के पहचानी, वो हंटर वाले अंकल यही ब्रजेश ठाकुर थे जो संचालक थे उसके। तो जो लड़कियां उनकी बात नहीं मानती थी उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बहुत टॉर्चर किया जाता था। इसके अलावा एक मूंछ वाले अंकल और एक मोटे तोन वाले नेता अंकल, 3 नाम आए। ब्रजेश ठाकुर का नाम आया, और ये बाकी 2 कौन थे वो आगे आपको बताता हूँ। तो जब ये टिस की सर्वे टीम को सारी लड़कियों अपनी आपबीती सुनाई, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मार्च 2018 में बिहार सरकार को दे देती है वो रिपोर्ट। लेकिन बिहार सरकार उस पर कुछ नहीं करती, बल्कि उल्टा यहाँ पे एक और चीज़ है। जब ये रिपोर्ट मार्च में दे दी गई, उस मार्च के बावजूद इसी ब्रजेश ठाकुर को कई लाख रुपए का अनुदान बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, और कुछ और ऐसे शेल्टर होम के लिए भी जो टेंडर दिया वो भी अप्रूव हो जाता है। मतलब एक तरफ उसके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम, लेकिन अब इसकी वजह शायद ये है कि लोग फाइल पढ़ने का सरकार के पास, या रिपोर्ट को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला होगा। खैर, मार्च में दिया था, सरकार उस रिपोर्ट पर बैठ जाती है। वक्त गुजरता है, टिस को भी अजीब लगता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा मामला उसकी नज़र में, लेकिन कुछ होता नहीं। इसी बीच क्या होता है कि उसी बालिका गृह से मुजफ्फरपुर के एक लड़की गायब हो जाती है। तो लड़की गायब होती है तो लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, वो जाकर कहते हैं कि शायद इसे मार दिया गया और इसी बालिका आश्रम के आसपास इसको दफना दिया गया। तो अब मजबूरी में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो खुदाई करती है, हालांकि से वहाँ कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इसी एफआईआर के दौरान कुछ लड़कियां हिम्मत जुटाती हैं और वो बताती हैं। ये लोकल किसी एक न्यूज़पेपर में और एक लोकल चैनल में खबर चल जाती है। उसके बाद अचानक फिर इस रिपोर्ट की बात आती है कि जो टेस्ट थी कि हाँ, ये तो हमने रिपोर्ट दिया है, जो ये लड़कियां कह रही हैं तो मार्च में कहा, हमने सरकार को बता दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हंगामा शुरू होता है। ये बात है करीब 8-10 दिन पुरानी। जब हंगामा शुरू होता है तो फिर वो रिपोर्ट निकाली जाती है, रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है, कुछ चैनल्स के हाथ लगती है, कुछ अखबार के हाथ लगती है, और फिर जो लड़कियों की कहानी सुनाई जाती है तो हर एक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा रेप कांड था जब खुलासा होता है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जो एसडीएम है वो उसकी इंक्वायरी करते हैं, बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने लड़कियों के 164 के तहत बयान दर्ज होते हैं। कुल 42 लड़कियां थी उस बालिका गृह में उस वक्त तक। 42 लड़कियों के बयान दर्ज होते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है, तो उनमें से 34 लड़कियों के मेडिकल में ये पाया जाता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है।
तो जब मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है, फिर लड़कियों के बयान होते हैं, तो वो लड़कियां एक एक कर 34 की 34 बारी बारी से अपनी कहानी सुनाती हैं और वो बताती हैं कि यहाँ हर रात कोई ना कोई आता था और कई कई लोग आते थे और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती होती थी। उनकी बातें ना मानने पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, इवन उनके गुप्तांग पे मारा जाता था, हंटर से मारा जाता था, जलाया जाता था। और पूछा गया कि जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान और पुलिस के सामने, तो उन्होंने कहा कि हम बाकी के नाम नहीं जानते, लेकिन एक हंटर वाले अंकल हैं। तो फिर खैर वो फ़ोटो दिखाया पुलिस ने, तो कहा ये हंटर वाले अंकल हैं। वो फ़ोटो दरअसल ब्रजेश ठाकुर का था, तो उन लड़कियों ने पहचान लिया। बाकी दो कौन हैं, तो अभी जाहिर सी बात है कि उन्होंने हुलिया बताया। उनमें से एक मूंछ वाले अंकल थे और एक तोन वाले नेता अंकल। तो अब एक शक ये है, मूंछ वाले अंकल भी इसके करीबी थे और वो एक तरह का दलाली का काम जो करते हैं इस तरह के फील्ड में, शायद वो था। और जो मूंछ वाले नेता अंकल की बात हो रही है, वो बिहार सरकार की एक मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, उनके पति हैं, जिनका काफ़ी दखल है और जिसका वहाँ आना जाना ये सब प्रूफ हो चुका है। लेकिन जांच के बाद ये देखिए कि पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर और बाकी उसके सहयोगियों के और वहाँ के कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया, उस महिला को भी गिरफ्तार किया जिस महिला के ऊपर अश्लीलता लड़कियों के साथ भी करने का इल्ज़ाम था। लेकिन जो बाकी दो अंकल की बात हो रही है, उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। अब उस पर ये आवाज़ उठी कि चूंकि एक बिहार की महिला मंत्री के पति हैं, इसलिए दबाव में सरकार नहीं कर रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, बट गिरफ्तारी नहीं हुई। जब मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा तो 4 दिन पहले नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी सीबीआई की जांच की आदेश देते हैं, क्योंकि हमारी एक मंत्री के पति का नाम आ रहा है। सीबीआई इसको टेक ओवर कर लेती है, अब सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन अभी तक उस मंत्री के पति या जो मूंछ वाले अंकल हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि इतना बड़ा मामला जिसमें 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की बात है और भी न जाने क्या क्या हुआ है, और गवाही भी हो चुकी है, बयान भी दर्ज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? इसी को लेके आज बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ, बिहार बंद का ऐलान किया वहाँ की लेफ्ट पार्टी ने। और सवाल अब नीतीश कुमार पे भी उठ रहा है। सवाल ये है कि जाहिर सी बात, अगर लड़कियों के बयान हैं और वहाँ नेता भी जाते थे और भी लोग इस तरीके के जाते होंगे, तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं अब तक किया गया? क्योंकि सीधे सीधे नीतीश कुमार की जो एक छवि है, एक सुशासन बाबू की छवि है, उनके बारे में कहते हैं बहुत ईमानदार हैं और इन चीज़ों में वो कभी पढ़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक इतना बड़ा मामला है और ये देश का, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद, एक बार आपसे मैंने और भी कहा था कि अजमेर सेक्स स्कैंडल को अगर मैं छोड़ दूँ तो शायद इससे बड़ा सेक्स स्कैंडल या इतनी बड़ी रेप की सामूहिक घटना नहीं हुई है। 92 में जो अजमेर में हुआ तो उसमें करीब 80 लड़कियाँ थीं जिनको रेप करके उनको ब्लैकमेल किया गया था। यहाँ 34 लड़कियाँ हैं। बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं है और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में भी ऐसा नहीं है कि इतनी लड़कियों की एक साथ रेप की एक जगह पे खबर आए। तो अब जो है सवाल ये है कि कौन किसको बचा रहा है और कौन लोग जिम्मेदार है। तो जो पूरा बयान है, जो 16 पन्ने की चार्जशीट है, उसमें 3 अहम चीज़ें हैं। एक ब्रजेश ठाकुर हंटर वाले अंकल, दूसरा मूंछ वाले अंकल, तीसरा तोंद वाले नेता अंकल। तो ये मूंछ वाले अंकल और तोंद वाले नेता अंकल, जब लड़कियां उनको पहचान, जाहिर सी बात है पुलिस ने फ़ोटो भी दिखाया होगा, अगर वो सारी चीज़ें मिल गई हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तार अगर वो नहीं हो रहे हैं तो इस पर दबाव किसका है? 3, जब एक महिला मंत्री का नाम आ रहा और ज़ोरों शोर से आ रहा है कि उसके पति इन्वॉल्व हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पर उस महिला मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए था? और क्या उसे मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाना चाहिए था अगर वो खुद नहीं दे रही हैं तो? क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं, अगर बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे तो उनके असर की वजह से उनका पति उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो यहाँ पे नीतीश कुमार को ये जवाब देना है कि जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सीबीआई के पास मामला चला गया। अब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि अब सीबीआई के पास केस, इसमें बिहार पुलिस क्या कर सकती है? तो यहाँ पे लेकिन फिर भी सवाल है, दामन नहीं बचा सकते आप, इसलिए कि 4 दिन पहले तक आपके पास था। आपकी पुलिस 16 पन्ने के चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और पूरी कहानी सुना रही है, और आप फिर भी एक ब्रजेश ठाकुर को छोड़ दें तो बाकी किसी अहम जो बड़े मोहरे हैं उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया। ये कहानी सामने नहीं आई कि आखिर इन लड़कियों को, जो लोग वहाँ जाते थे, वो किस वजह से जाते थे? क्या कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी डील थी कि आप ये काम करेंगे तो हम आपको, क्योंकि खबर ये आ रही है कि बड़े बड़े लोगों को वहाँ ये लड़कियाँ परोसने के तौर पर परोसी जाती थी। तो ये अपने आप में आज के इस दौर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा गंभीर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे नीतीश कुमार का फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग इसमें शामिल है, चाहे वो कितने छोटे हों चाहे कितने बड़े हों, ये चीज़ें कहीं से समाज में एक्सेप्ट इसके लिए कोई कर ही नहीं सकता और ये मानी ही नहीं है।
तो मेरा मानना है कि ये जो पूरी आपको कहानी सुनाई, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई और अब इसको आना है, वो जाहिर सी बात है जब तक इसके सारे ताकतवर लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तब तक। और इसमें चूंकि बहुत सारी माइनर भी, इस बात का ध्यान रखिए, और हमारे यहाँ निर्भया के बाद एक्ट भी बहुत बदल गया, इवन फांसी तक का इसमें प्रावधान है। और अगर 7 साल से 14 साल की बच्चे हैं और उनको इस तरीके से महीनों परोसा जाता रहा, नोचा जाता रहा, लूटा जाता रहा, खसोटा जाता रहा, ऐसे दरिंदों के लिए जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और अब ये सीबीआई के पास जांच है, सीबीआई अपनी जांच करके जाहिर सी बात है सच सामने लाएगी। लेकिन नीतीश फर्ज है, नैतिकता के आधार पर ही फर्ज है कि उनके जिन जिन लोगों पे ज़रा सा भी शक है, और जाहिर सी बात है पुलिस उनके अंडर में है, उन्हें बेसिक रिपोर्ट भी पता होगी कि अब तक पुलिस ने क्या क्या रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर, उस शक के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ख़ासतौर पर अपनी सरकार में जो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार, डिपार्टमेंट के अफसरों को भी चुन चुन कर उनको एक तरफ करना चाहिए और उसको कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। तो ये थी पूरी बिहार के रेप कांड की कहानी। अब हाँ, आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बताएं। हाँ बताओ बताओ। मैं सवाल इसलिए नहीं ले पाया कि मुझे लगा बीच में कहानी अगर रुकती है तो फिर बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं कि सर आप जब कहानी सुनाते हैं और फिर बीच में रुक जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने माफ़ी के साथ आपसे